जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो विज्ञान का ही एक प्रमुख भाग है, जिसके अंतर्गत पारिस्थितिकी एवं प्रदूषण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और उम्मीद करते हैं यह वीडियो हम सभी की परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहली बात पारिस्थितिकी की बात करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र इस शब्द का जो प्रयोग है वह वैज्ञानिक यानी पर्यावरणविद हम कह सकते हैं A.G. टेंसले ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था और इसी कारण इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहते हैं। अब पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है हम लोग जान चुके हैं कि इसमें होता है जीव, जिसके अंतर्गत जैविक घटक, अजैविक घटक और उनके अंतर्गत जो वातावरण है उनमें अंतर संबंध को दर्शाता है। अर्थात जैविक घटक, अजैविक घटक तथा उनके वातावरण में होने वाले अंतर संबंध के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है, या परितंत्र कहते हैं। अब बात पारिस्थितिकी तंत्र की है तो इसका जनक वैज्ञानिक A.G. टेंसले को माना जाता है और जब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन विज्ञान को पारिस्थितिकी कहते हैं, जिसको हम इकोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी जो विज्ञान है यानी पारिस्थितिकी विज्ञान की बात करते हैं तो इस विज्ञान का इकोलॉजी विज्ञान जिसको कहते हैं, इकोलॉजी का जनक वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल को माना जाता है। अब इससे संबंधित कौन कौन से प्रमुख बिंदु बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के जनक की बात करते हैं तो A.G. टेंसले हैं और इस शब्द का भी इस्तेमाल इन्होंने ही सर्वप्रथम किया था, A.G. टेंसले ने। क्या रहा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, कोई श्रृंखला है यानी कोई पारिस्थितिकी तंत्र है यानी परितंत्र है, उस परितंत्र में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह सदैव शाकाहारी होता है, यानी प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वह शाकाहारी कहलाते हैं और जो हरे पौधे होते हैं वह क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है कि जब हम एक परितंत्र के अंतर्गत जब हम बकरी को खाते हैं तो हम बकरी को खाते हैं, बकरी शाकाहारी हो गया और बकरी को खाने वाले क्या हो जाएंगे, द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे, यानी बकरी जो शाकाहारी और प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है, ठीक है। और बात कर रहा है नेक्स्ट कि किसी भी परितंत्र की बात करते हैं उस परितंत्र में जो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण होता है वह हरे पौधे होते हैं, यानी सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग जो होते हैं वह हरे पौधे करते हैं, ठीक है। और ये पारिस्थितिकी तंत्र सदैव दो घटकों से मिलकर बना होता है, वो आगे हम लोग जानेंगे। कह रहा कि एक पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें होता है खाद्य श्रृंखला होता है, ठीक है ना, यानी एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है भोजन के लिए, तो इसके आधार पर एक श्रृंखला का निर्माण होता है, तो उसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह सदैव सीधा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है, ठीक है, यानी एक दिशीय होता है ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है। इसी प्रकार से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय होता है, जबकि खाद्य जाल की बात करते हैं तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, क्योंकि एक ही जीव भोजन के लिए कई जीवों पर आश्रित हो सकता है, अर्थात एक जीव से कई जीव अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो खाद्य आश्रित श्रृंखला निर्माण होता है उसी को हम खाद्य जाल कहते हैं और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह क्या होता है, बहुदिशीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं परितंत्र का निर्माण की बात करते हैं। अभी हम लोग चर्चा किए हैं परितंत्र का निर्माण, यानी किसी भी परितंत्र का, चाहे वो जल का परितंत्र हो, चाहे घास के मैदान का परितंत्र हो,
चाहे वह जंगल का परितंत्र हो। तो किसी भी परितंत्र की बात करते हैं तो उस किसी भी परितंत्र में सिर्फ 2 घटक होते हैं, वह 2 घटक का होना आवश्यक होता है, तभी परितंत्र का निर्माण होता है। और वो 2 घटक कौन होते हैं? एक जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है। यानी कोई भी परितंत्र होगा, जैविक घटक और अजैविक घटक से ही उस परितंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, जैविक घटक के अंतर्गत की बात करते हैं तो जितने भी जीव हों, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे जो है स्थूल जीव हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो फिर एनिमल हो, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबके सब जो होते हैं वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। और अजैविक घटक के, जो जैविक घटक के जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं, उसको अजैविक घटक कहते हैं। जैसे ऊर्जा हो गया, प्रकाश हो गया, ताप हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, वायु हो गया, ये सब जो होते हैं यह अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं परितंत्र में जो होता है खाद्य स्तर के आधार पर, जीव संख्या के आधार पर, जीव भार के आधार पर एक जो होता है संरचना बनता है, उसी को हम पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो पिरामिड जो है किसी भी परितंत्र की बात करते हैं तो किसी भी परितंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह सदैव सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कोई भी परितंत्र हो, चाहे जल का परितंत्र हो, चाहे वह स्थलीय परितंत्र हो, घास का परितंत्र हो, जंगल का परितंत्र हो, तो उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह सदैव सीधा होता है। यानी ऊर्जा का पिरामिड जो बनेगा, चाहे घास का परितंत्र हो, चाहे जल का परितंत्र हो, चाहे जहाँ का परितंत्र हो, ठीक ना, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। अब ये पिरामिड जो होते हैं यह दर्शाते हैं कि ऊर्जा जो है एक दिशा में बह रहा है, ठीक है ना, एक दिशी होता है। यानी ऊर्जा जो होता है सर्वाधिक कैसे होता है, मतलब उत्पादक सबसे ज़्यादा लेंगे ऊर्जा, उत्पादक को उपभोग करने वाले प्राथमिक उपभोक्ता उनमें ऊर्जा कम होगा, प्राथमिक उपभोक्ता को कंज्यूम करने वाले द्वितीयक उपभोक्ता उनमें ऊर्जा और कम होगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो होता है, यानी ऊर्जा का जो स्वरूप होता है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ घटता जाएगा। और जैसे ये पिरामिड की संरचना ऐसे कुछ हो जाता है, यानी हमेशा सीधा बनेगा। ऊर्जा का पिरामिड किसी भी परिस्थिति में सदैव सीधा बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था। तो पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट दिया था चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड का विचार दिया था। चार्ल्स एल्टन ने, यानी किसी भी परितंत्र में जीव संख्या, जीव भार और ऊर्जा को जिस आलेख के रूप में निरूपित करते हैं उसी को पिरामिड कहते हैं। तो वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक वृक्ष के परितंत्र की बात करते हैं। तो एक वृक्ष के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड जो होता है सीधा बनता है, जबकि एक वृक्ष के परितंत्र की बात करते हैं जीव संख्या का पिरामिड क्या बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, इसको और डिटेल में हम लोग जानेंगे जब हम लोग पिरामिड पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, जल के परितंत्र की बात करते हैं तो जल के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड जो होता है उल्टा बनता है और जल के परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ठीक है, स्थलीय परितंत्र की बात करते हैं तो स्थलीय परितंत्र में जीव भार, जीव संख्या एवं ऊर्जा का पिरामिड ये तीनों के तीनों जो होते हैं सदैव सीधे बनते हैं। किसमें, स्थलीय परितंत्र में। सिर्फ एक्सेप्शन है वृक्ष का परितंत्र। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो CO है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, यह एक गैस है और यह वायु को प्रदूषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य वायु प्रदूषक के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, बात करते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत यह ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर्वाधिक भूमिका निभाता है। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहे हैं वह CO2 गैसेस के कारण ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा ही दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वैश्विक तापन हो रहा है और यह वैश्विक तापन जो है मानव सभ्यता और मानव जीवन के लिए अत्यंत ही हानिकारक हो रहा है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, कुछ और 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बचे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। DDT की बात करते हैं तो DDT का फुल फॉर्म होता है डाइफिनेल ट्राइक्लोरोइथेन। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, डाइफिनेल ट्राइक्लोरोइथेन
अब ये डीडीटी हो गया, प्लास्टिक हो गया, पारा हो गया, ये सभी के सभी जो है यह ऐसे प्रदूषक हैं जो सड़ते ही नहीं है, मतलब इनका क्षरण होता ही नहीं है, यानी बहुत हानिकारक प्रदूषक में आते हैं। ठीक है ना। एक और है इसी पारिस्थितिक तंत्र में एक 10% का नियम आता है। 10% का नियम पूछता है कि क्या होता है, तो एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वो सिर्फ कुल ऊर्जा का 10% ही होता है। और इसका जो है विचार जो है एक वैज्ञानिक थे लिंडमैन, इन्होंने विचार ये प्रस्तुत किया था 10% का नियम। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट की, तो जलकुंभी है, पार्थेनियम है, हाथी घास है, ये सभी के सभी जो है जो वाहितमल होता है, यानी वायुस्राव से होने वाले जो प्रदूषण होते हैं उन प्रदूषण को यह कम करता है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो पारिस्थितिक पर्यावरण से संबंधित थे। उम्मीद करते हैं यह काफ़ी आप सभी के लिए, हम सभी के लिए जो है हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।